नमस्कार दोस्तों। पिता, बाप और माँ का पति, ये तीन शब्द हैं आप लोगों के सामने। तीनों की मीनिंग सेम है। पिता का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, बाप का मतलब क्या होता है वो भी आप लोगों को पता है, और माँ का पति क्या होता है वो भी आप लोगों को पता है। तो बोलने का मतलब क्या है कि तीनों शब्दों की मीनिंग सेम है, लेकिन तीनों की भावनाएं अलग अलग हैं। पिता शब्द का इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा सम्मान की भावना आती है, बाप में सम्मान थोड़ा सा कम जैसा हो जाता है, और माँ का पति शब्द का इस्तेमाल करोगे तो वो सम्मान ख़त्म ही हो जाता है। तो कभी कभार जब हम बोलते हैं कि शब्दों में क्या रखा है, शब्दों में सब कुछ रखा है, शब्दों के हेर फेर से सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं। अभी हाल में हुआ क्या कि तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने एक डिसीज़न लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बदले, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बदले क्या बोला जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट बोला जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट। तो अब ये तमिलनाडु सरकार का डिसीजन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बदले क्या बोला जाएगा, आपसे यूनियन गवर्नमेंट बोला जाएगा। तो देखो, जो लोग आप लोग सिविल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उन लोगों को तो इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है वो पता होता है, लेकिन खासकर वो जो स्टूडेंट जो सिविल की तैयारी नहीं करते तो उनको कभी कभार कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, उनमें भी ज़्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट बोला तो है क्या इन शब्दों में। ठीक है, केंद्र सरकार और जो आप लोगों का संघ सरकार है, क्यों ये सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट बोल रहे हैं। तो अब देखो, नॉर्मली क्या होता है न्यूज़ चैनल्स वगैरह में, अब अगर इस तरीके से दिखाए जाएंगे तो उसको भी एक पॉलिटिकल रूप दे दिया जाता है। तो फिलहाल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को मत देखना। इस वीडियो को हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द है, ठीक है, इसका कब इस्तेमाल किया गया था, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे को डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ठीक किया, गलत किया, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। देखो, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द है, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, तो हालांकि अब मेरे को तमिल तो आती नहीं है, लेकिन तमिल में यूनियन गवर्नमेंट को बोला जाता है ओंद्रिया अरासू। अब ये थोड़ा सा नाम बड़ा ठीक है, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ONDRIYA, ओंद्रिया अरासू, ठीक है। तमिल में क्या बोला जाता है यूनियन गवर्नमेंट को, ओंद्रिया अरासू बोला जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाता है अब ये आप ही लोग खुद पढ़ लो क्या लिखा है, मध्य अरासू, ठीक है। पढ़ने में अगर थोड़ी सी गलती हो रही है तो आप लोग माइंड मत करना। और प्रॉब्लम यही है, जब हम लोग बोलते हैं ना कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करो, तो उन लोगों को हिंदी पढ़ने में भी यही प्रॉब्लम होती है जो हम लोगों को तमिल पढ़ने में होती है, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। तो वो लोग भी अपनी जगह में ठीक हैं, ठीक, कि अगर ऑफिशियली हिंदी को हम लैंग्वेज बना दें तो तमिल वाले करेंगे क्या। जैसे हम लोगों को तमिल शब्द पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वैसे ही उन लोगों को हिंदी शब्द पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी अपनी जगह में ठीक हैं। तो देखो, होना क्या चाहिए कि नॉर्थ के लोगों को तमिल सिखाई जानी चाहिए और जो साउथ के लोग हैं उनको हिंदी सिखाई जानी चाहिए, तब जाके कहीं राष्ट्र की एक भाषा बन सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तमिल में बोला जाता है मध्य अरासू, और यूनियन गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, ओंद्रिया अरासू बोला जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार या फिर संघ सरकार, इनमें से कौन से शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो तमिलनाडु सरकार ने बोला था कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो यूनियन गवर्नमेंट है इसी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो संविधान की मूल भावना व्यक्त होती है। ठीक, अब देखो, संविधान बना रखा है तो उसकी मूल भावना जब व्यक्त होगी तभी हमको संविधान के बारे में पता चल पाएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अब देखो, चलो ठीक हो गया कि यूनियन गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, सवाल पैदा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द आया कहाँ से। हम तो हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार का ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, इसका जो इतिहास है, सबसे पहले दरअसल क्या है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द है, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, ठीक है, कहीं पे को भी
सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अनुच्छेद 1 को याद करो, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या बोलते हैं कि जो भारत होगा वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। वहाँ पे को किसका इस्तेमाल कर रखा है, संघ शब्द का इस्तेमाल कर रखा है। वहाँ पे को केंद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रखा है। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे को भी सेंट्रल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और यूपीएससी बार बार इस टाइप के क्वेश्चन उठा देती है, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन उठा देती है कि ये जो शब्द है क्या इसका ठीक है कथन दे देती है कि ये शब्द का इस्तेमाल संविधान में किया गया है या फिर ये शब्द संवैधानिक है, नॉन संवैधानिक है, इस तरीके से वो सवाल उठा देती है। तो अब ये चर्चाओं में है, तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ध्यान देना कि केंद्र शब्द का कहीं पे को भी हमारे संविधान में इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारे संविधान में यूनियन गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको डिफाइन किया गया एक लॉ में। ठीक है, ठीक है, इसको जो डिफाइन किया गया है ये डिफाइन किया गया है जर्नल क्लॉसेस। ठीक है, जर्नल क्लॉसेस एक्ट, ये इस एक्ट में इसको इस्तेमाल किया गया था 1897। इसमें इसको डिफाइन कर रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान में इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो चलो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द है ना, ये सबसे पहले आता है कब, ये दरअसल जब ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी। ठीक है, जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था तब उन लोगों ने ये शब्द इस्तेमाल किया था। वहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति क्या मतलब, उत्पत्ति तो पहले हो गई, वहाँ से ये शब्द आता है इस्तेमाल में। तो देखो होता क्या था कि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उस टाइम पे ऐसे पूरा कोई एक कंट्री नहीं थी। ठीक है, अलग अलग प्रोविंसेस बने थे। जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोला जाता था, मद्रास प्रेसिडेंसी बोला जाता था, बंगाल प्रेसिडेंसी बोला जाता था, अलग अलग प्रेसिडेंसीज बनी थी। तो हुआ क्या, आप लोगों को याद होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया तो रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहली बार उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जो प्रोविंसेस होती थी, प्रेसिडेंसीज होती थी, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, ठीक है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई। तो हुआ क्या कि यहाँ पे को अलग अलग प्रेसिडेंसीज के पास में अपनी अपनी पावर्स होती थी। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इन तीनों के लिए क्या किया गया, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, इन तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल को क्या बोला गया, किसका दर्जा दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का दर्जा दिया गया। यानी कि अब ये जो तीनों प्रोविंसेस होंगी किसके अंडर आएंगी, गवर्नर जनरल के अंडर आएंगी। अब देखो सेंट्रल शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया, ये तीनों क्या होगी, किसके अंडर आएगी, गवर्नर के अंडर आएगी। लेकिन अगर हम अभी फ़िलहाल इस टाइम पे इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं वो किसके अंडर आएंगे, वो केंद्र के अंदर आएंगे, सेंट्रल के अंदर आएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि सारे स्टेट अगर सेंट्रल के अंदर आते हैं तो हमारे जो संविधान की मूल भावना है वो व्यक्त नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में राज्यों को भी क्या दे रखी है, अपनी विशेष पावर दे रखी है। हाँ, एकात्मकता की तरफ झुकाव जरूर है, सेंट्रल की तरफ झुकाव जरूर है, लेकिन वो कंप्लीट झुकाव नहीं है। ठीक, कि अगर कभी राज्य और केंद्र में विवाद होता है तो फैसला जो माना जाएगा वो केंद्र का माना जाएगा। फिर देखो, फिर राज्य क्या है कि ठीक है कोर्ट में जाएगा, जो भी करेगा। लेकिन है क्या, अगर सेंट्रल शब्द का इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब हो गया कि सारे के सारे स्टेट के हैं, केंद्र के अंदर हैं, उन्होंने केंद्र की बात माननी ही माननी है, उनके पास अपनी कोई पावर नहीं है। फिर ये वाली भावना व्यक्त होती है। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में क्या है, जो अलग अलग राज्य हैं उनको भी अपनी अपनी क्या दे रखी है, पावर्स दे रखी है। ठीक हो गया। फिर क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट तो आया, फिर रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1919 में क्या हुआ, ठीक है, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ठीक है, क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, किसमें, 1919 में। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें क्या किया गया, देखो इसमें सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल, सेंट्रल और प्रोविंशियल, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। इन दोनों को मर्ज नहीं किया गया,
इनकी जो पावर्स हैं, पावर्स को स्प्लिट कर दिया गया। ठीक है, ये जो पावर्स थी, पावर्स को क्या कर दिया गया, स्प्लिट कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट में जब ठीक है इन तीनों को किसके अंडर लाया गया, गवर्नर जनरल के अंडर लाया गया, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया। फिर बाद में क्या हुआ, सेंट्रल और ये जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंसीज थी, इनकी पावर्स को क्या कर दिया गया, स्प्लिट कर दिया गया। फिर उसके बाद 1935 में आने को तो बीच में बहुत सारे एक्ट आए, हम लोगों ने उसको देखना नहीं है, हम बस ये केंद्र सरकार का क्या इतिहास रहा है उसको देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि 1935 का अधिनियम आया। ये बहुत इम्पोर्टेंट अधिनियम था, क्योंकि नॉर्मली हमारे संविधान में इसके बहुत सारे तत्व लिए गए हैं। किसके? 1935 का जो अधिनियम है, इसके बहुत सारे तत्वों को हमारे संविधान में रखा गया है। तो अब देखो हुआ क्या कि 1935 में जो 1935 का अधिनियम आया, इसमें क्या किया गया कि ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया और जो प्रोविंशियल स्टेट थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक, इन दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, यानी कि इन दोनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। और इन दोनों को मिला के एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई, और ये था ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से क्या हुआ, एक नए शब्द की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई, फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर बाद में क्या होता है 1946 में, ठीक, 1946 में कौन सी योजना आती है, कैबिनेट मिशन योजना आती है। तो ये फैक्ट निकलते जा रहे हैं, इनकी डेट वगैरह भी याद रख लेना। कौन सी योजना आती है, कैबिनेट मिशन योजना आई, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना में क्या था, देखो कि कैबिनेट मिशन योजना में ये कोशिश करनी थी कि भारत का विभाजन ना हो, ठीक। तो भारत का विभाजन ना हो ये कोशिश करनी थी, तो वहाँ पे को इस्तेमाल किया गया यूनियन शब्द का, ठीक है। कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया, यूनियन शब्द का। अब देखो भावनाओं को एक बार समझने की कोशिश करो। कैबिनेट मिशन योजना में क्या भावना थी कि भारत का विभाजन ना हो, तो इसलिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। और सेंट्रल शब्द का इस्तेमाल कब किया गया, जब ये प्रेसिडेंसीज को किसके अंडर लाया गया, किसी एक के अंडर लाया गया, गवर्नर जनरल के अंडर। यानी कि जो सेंट्रल शब्द है उसमें जो भावनाएं हैं, ठीक है, भावना वो उसमें ये भावनाएं कि सारे स्टेट्स क्या होंगे, एक केंद्र सरकार के अंडर काम करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, हर राज्य को क्या है, कुछ पावर्स दे रखी हैं, ठीक हो गया। और यूनियन शब्द का इस्तेमाल कब किया जाता है, यूनियन शब्द के इस्तेमाल का मतलब होता है कि ये भारत जो है, भारत के जो स्टेट्स हैं उनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब देखो एक चीज़ बताओ कि जो राज्य हैं क्या उनको भारत से अलग होने का अधिकार है, नहीं है। कोई राज्य ये नहीं बोल सकता है कि मैं भारत का हिस्सा नहीं हूँ और मैं किसी दूसरी जगह शामिल हो रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो क्या होता कि आज जो स्टेट्स हैं, कभी कोई स्टेट बोल देता कि भाई मैं अपना अलग से बनाना चाह रहा हूँ, कभी कोई स्टेट बोल देता मैं अपना अलग से बनाना चाह रहा हूँ। हाँ, भारत के अंदर जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन वो राज्य क्या होगा, खुद भारत से कभी अलग नहीं हो सकता है। तो ये जो भावना है ये कौन से शब्द में छुपी है, ये यूनियन शब्द में छुपी है। और सेंट्रल शब्द के अंदर जो भावना है वो कौन सी भावना है कि सारे स्टेट क्या होंगे, किसी एक गवर्नमेंट के अंडर होंगे, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर होंगे। तो ये जो भावना है ये हमारे संविधान की भावना नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में सबको अलग अलग पावर्स दे रखी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेंट्रल और यूनियन शब्द में आप लोगों को अंतर पता चल गया होगा। बस एक लाइन में इस अंतर को मैं बता दूं, सेंट्रल का मतलब हुआ, सेंट्रल शब्द जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये भावना व्यक्त होती है हम किसी एक सरकार के अंडर में हैं, यानी कि सारे स्टेट किसी एक सरकार के अंडर में। यूनियन शब्द का जब इस्तेमाल करेंगे तो यूनियन शब्द का इस्तेमाल करने का ये मतलब हुआ कि राज्यों को तो पावर है, वो तो ठीक हो गया, हर राज्य को पावर है, लेकिन साथ साथ ये है कि राज्य जो है वो भारत से अलग नहीं हो सकते, ठीक। तो अब देखो इन चीज़ों का पॉलिटिकल इशू बनाना जहाँ तक मेरे को लगता है उचित नहीं होगा। तमिलनाडु सरकार ने अगर फैसला ले रखा है कि यूनियन शब्द का इस्तेमाल होगा तो ठीक फैसला है, उसमें कोई ज़्यादा आपत्ति जताने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।